हमारे को इसके बारे में। ये 3 दिन आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3 डेज, 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। रिकॉर्डेड क्लास को देखने से इतना ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं आया, उसको मुझे नहीं पता कितना तुम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो चीजों को, लेकिन यहाँ पे लाइव क्लास रखना बहुत कुछ चीज समझ में आएगी तुम्हारे को, बहुत कुछ चीजें, इवन छोटी छोटी चीजें तुम्हारे को बहुत समझ में आने वाली है। पावर फैक्टर क्या होता है, कब कब किस चीज को हम लीड बोल सकते हैं, कब किस चीज को हम लैग बोल सकते हैं, सब चीजें समझ में आएगी। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक चीज समझाई थी एसी पावर एनालिसिस के अंदर, मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था, वो चीजों को मैं आपको रिपीट नहीं करने वाला। स्मॉल टी से डिनोट कर लिया, वी टी होता है, डॉट में आई टी होता है, ये भी आपको समझा चुका था मैं। अगर वी पी टी और ये आई टी वगैरह हमने कर लिया, अगर हम इसको इसको अगर इसी के अंदर अगर हम डिनोट करने की कोशिश करते हैं, तो हमको पता है कि वी टी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव वी, और इसको हम लिख सकते हैं आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आई, सॉरी थीटा आई, ये थीटा वी थीटा आई। तो मुझे यहाँ से पता है पी टी इक्वल्स टू वी एम आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा वी कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ये मुझे पता था। अब यहां तक भी मैंने आपको चीजें करवाई थी, लेकिन इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था कि हमारे पास मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है जो मुझे तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हमेशा याद करने की जरूरत रहेगी। कुछ ऐसा सा फॉर्मूला था, हाफ ऑफ बी कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये ऐसा सा कुछ फॉर्मूला था। अगर मैं इसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग करता हूँ तो वो समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। अगर मैं इसको फॉर्मूला रखता हूँ कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे ए ये है और बी ये है, ए और बी दोनों को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो ये बन गया मेरे पास कॉस टू ओमेगा टी प्लस थीटा वी और प्लस थीटा आई, और इधर बन जाएगा मेरे पास कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। तो कुल मिला के मतलब ये वैल्यूज को मैं इसके अंदर रखता हूँ, इसकी वैल्यूज को, तो मेरे पास ये इक्वेशन आती है। तो फाइनल मेरे पास पावर की जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी वैल्यू जो मेरे पास आती है, वो आती है मेरे पास हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, और दूसरा आता है हाफ ऑफ वी एम आई एम cos 2 omega t plus theta v plus theta I. Okay, here I had these two values, and both the values I might understand that what we call this and what we call this. We call this is your constant, and we can say this is time independent value, and this is your time dependent values. ओके, या हम इसको एक और चीज बोल देते हैं, आपको पता था इसके अंदर अगर मेरे पास टाइम आ रहा है तो यहाँ पे मैं इसको साइनसॉइड फंक्शन भी बोल सकता हूँ। ये टाइम डिपेंडेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मेरे पास फेज एंगल है। यहां तक मैंने आपको चीजें समझा चुका था, चीजें अब यहीं से आगे चलने वाली है, यहीं से बहुत चीजें समझना है हमारे को, धीरे 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 हमारे को चीजें समझते हुए चलना है। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? यस सुनो, मैसेज में करो या कुछ भी बताओ मुझे, नो सर। प्रॉब्लम है? ओके, कंटिन्यू करते हैं फिर इसको आगे। जो नोट डाउन कर रहा है वो मेरे साथ स्पीडली नोट डाउन करना आज। मैंने नोट्स थ्योरम्स के नोट्स मैंने आज अपलोड कर दिए हैं, और इनके मैं जैसे कंप्लीट होगा फिर से अपलोड करता चलूंगा। थ्योरम्स जो करवाई थी ना मैंने एसी की थ्योरम्स, अभी उसकी एक्सरसाइज नहीं थी, लेकिन मैं आपको दिवाली से पहले एक्सरसाइज दे दूंगा। मुझे थोड़ा टाइम मिलता नहीं है, मैं लेकिन उसके अंदर थोड़ा सॉर्टिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन की, तो उसके बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, एक ग्राफ है, उससे हम समझते हैं चीजों को, समझना उस चीज से। ये इंस्टेंटेनियस पावर के बीच में है, और दूसरा हमारे पास टाइम के बीच में है। इंस्टेंटेनियस पावर और टाइम के बीच में हमारे पास ग्राफ है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है हमारे पास।
चाहे सर्किट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कई बार हमारे को रिप्रेजेंटेशन के ही नंबर मिलते हैं। कई बार हमको रिप्रेजेंटेशन के ही नंबर मिलते हैं। ओके, एक मेरे पास ये इक्वेशन बनी हुई है। इस इक्वेशन को समझना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये वाला पॉइंट मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है। मेरा ना तो ये पूरा कंप्लीट पॉजिटिव में है, ना मेरा पूरा कंप्लीट नेगेटिव में है। मेरा मैक्सिमम पार्ट किसमें है? पॉजिटिव सेक्शन में, और थोड़ा सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और मतलब थोड़ा थोड़ा सा पार्ट मेरे पास नेगेटिव में चल रहा है। और मेरे पास ये क्या चल रहा है? थोड़ा सा 0 से पहले से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये प्री हमारे पास थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। ये ग्राफ हमारे पास पावर पहले से आ रही है हमारे पास। अब बात ऐसी होती है कि ये वाला सेक्शन मेरे पास हाफ कर रखा है इसमें, तो ऊपर वाला तो मेरे पास हाफ ऑफ VMIM, दैट इज माय एम्पलीट्यूड। What is this? This is my amplitude, and below this one, for and above this 0 1, this is my constant value. This is my constant values. ये मेरे पास कुछ चीजें हैं। सर ये ग्राफ किस चीज का? अभी बताते हैं। सर पावर ग्राफ है, लेकिन पावर आपके पास दोनों हो रही है सर। एक तो पावर आपके पास पॉजिटिव भी आ रही है, देख लो, दिख रहा होगा सबको, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। और सर कुछ पोर्शन नेगेटिव भी हो रहा है। तो पावर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई गलत नहीं है इसमें, हो सकती है। तो सर आप बताइए कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे एक और चीज देखनी है। मुझे इसका टाइम पीरियड देखना है, मुझे टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड बता सकता है कोई मुझे इसका? इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड क्या होता है? मतलब एक साइकिल कंप्लीट होना। इसका एक साइकिल कंप्लीट कहां पर हो रहा है? सर टी। नहीं, T/2 पे। टी पे नहीं हो रहा, T/2 पे हो रहा है। यहां से स्टार्ट हुआ, चला पूरा कंप्लीट, यहां तक पहुंच गया, मेरे पास पूरा कंप्लीट हो गया एक साइकिल। मेरे पास एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, मतलब पोस्ट चल के बिल्कुल कंप्लीट होकर बिल्कुल वहां तक मेरे पास पहुंच जाए। मतलब ये यहां तक का मान के चलना है इसको। ये मेरे पास क्या, थोड़ा सा मैं कर्व सही से नहीं बना पाया, लेकिन कर्व हमारे को सिर्फ एग्जांपल वे में समझना है इसको। ये थोड़ा सा और इस तरफ होगा, थोड़ा सा और इस तरफ, ये इस तरफ हो जाता है, थोड़ा सा और इस तरफ होता है, तो मेरे पास एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है। और तो कंप्लीट साइकिल हो रहा है वो कितनी हो रही है मेरे पास वैल्यू इसकी? T/2। तो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब यहाँ पे मान लो मेरे पास T/4 भी हो सकता था। तो क्या हो गया? मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर मान लो ऐसा होता, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास T/8, तो मेरा इसका टाइम पीरियड T/8 ही होता, क्योंकि ये देखो ये कंप्लीट हो गया मेरे पास, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो दैट्स व्हाई मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज माय टाइम पीरियड। जरूरी नहीं हमेशा टाइम पीरियड को आपको टी पूरा ही कंप्लीट हो गया तो इसको जैसा आप चाहो वैसे डिनोट कर सकते हो। क्या टाइम पीरियड हो गया आपका टी। अब क्या ये वेवफॉर्म प्रीडिक्ट है या नहीं? एक नंबर का क्वेश्चन, दिस वेवफॉर्म इज प्रीडिक्ट और नॉट? आप पी के अंदर टी रख लो या पी के अंदर टी प्लस टी नॉट रख लो, आपके पास आंसर सेम आएगा। मतलब आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर है टी नॉट, एक साइकिल के बाद आपके पास वो वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मिलेगी। इट मीन दिस इज योर प्रीडिक्ट। ये सब चीज समझ चुका हूं मैं कि ये प्रीडिक्ट होगा या नहीं होगा। अब मेन चीज जो आती है ना, वो चीज होती है फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कैसे है? फ्रिक्वेंसी बता सकता है कोई यहाँ पे कि कैसे 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 निकाल सकते हो फ्रिक्वेंसी? फ्रिक्वेंसी बता सकता है कोई? सो 1/t। 1/t। 1/t का मतलब कितना हो गया फ्रिक्वेंसी? 2/t। 1/t विल बी 2/t।
इट मीन दैट ये फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गई ना, समझ रहे कोई? ये फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गई ना। अब ये फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गई, ये किसकी ट्वाइस हो गई? जो रेस्पेक्टेड आपके कंपोनेंट है ना, दो, वोल्टेज एंड करंट। क्योंकि ये वेवफॉर्म कैसे बनी है आपके पास? ये वेवफॉर्म कोई करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म से तो बनी है, क्योंकि पावर होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई तो होता है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से ही तो आपके पास पी बनी है। तो इन दोनों की कुछ फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी का डबल हो गया आपके पास पावर। इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी उसकी डबल मिल रही है हमारे को यहाँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? या क्या समझाया मैंने आपको? फ्रीक्वेंसी कैसे देखी मैंने? यस और नो? यस सर सर। एक बार वापस समझा देना। बिल्कुल समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे चीज को इसको यहीं खत्म करना है, क्योंकि इसको हम यहाँ आगे लेके नहीं चलेंगे। जैसे देखो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड टी होता है, टी इक्वल टू क्या होता है? टी बाई टू होता है। जैसे टाइम पीरियड को कैपिटल टी बोल रखा है ना, यार टाइम पीरियड तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा। दिस इज माई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो गया? टी बाई टू। ये तुमको दिख रहा है यहाँ पे मैंने बना रखा है कि सर हाँ एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसका टाइम पीरियड टी बाई टू है। तो सर टाइम पीरियड क्यों होता है? तो फ्रीक्वेंसी हमारे को फॉर्मूला पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो गई सर? टाइम पीरियड टी था तो टू बाई टी हो गया। तो सर फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे टू हो रही है, टू का मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ। अच्छा, बिल्कुल हो रहा है। और सर ये हम इससे कह सकते हैं कि वोल्टेज और जो करंट था उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो रही है ना, उसके रेस्पेक्ट में तो डबल हो रहा है सर। मतलब डबल का मतलब पता है क्या हुआ? अगर वोल्टेज एंड ये आपका एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? इतने टाइम पीरियड में तो है ना दो साइकिल हो गए। कहने का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी का, और कुछ नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी होती है। तो कहने का मतलब है इनपुट आपने ये दिया था, आउटपुट हमारे को ऐसा मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी डबल मिल रही है हमारे को। तो उस तरह हम क्या ये समझने के लिए थे क्या अभी तक? आप ये समझा देगा? नहीं, ये तो एक बीच में केस आ गया था मेरे पास। ये कुछ चीजें ऐसी होती है बोर्ड पे जो मैं नोट्स में नहीं लिखता हूँ। नोट्स में सिर्फ एक लाइन लिखी है मैंने और कुछ नहीं लिखा हुआ। लाइन एक सिंपल सी लिखी हुई है, वो बताता हूँ। दिस इज फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। इसके अलावा ये सब कुछ मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो आप लोग लिख लेना, कुछ कुछ चीजें जो होती है वो मैं यहीं पे समझाता हूँ। नोट्स में हर चीज नहीं लिख सकता। अच्छा ठीक है, यहां तक हो गए। तो कहने का मतलब ये होता है सर दो टाइप की पावर है आपके पास, एक तो होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अब सर जब भी आपकी पॉजिटिव पावर होगी ना, when you will find the positive power, then you can say this is my absorbed power. अब पावर को एब्जॉर्ब कौन करता है? पावर को एब्जॉर्ब कौन करता है? लोड। लोड। अब लोड कहां कनेक्ट होता है? आपके सर्किट के अंदर। तो सर्किट के अंदर हमारे पास जितने भी लोड हो गए वो आपके पास कनेक्ट हो गए। अच्छा सर, पावर तो एब्जॉर्ब लोड करता है। तो सर नेगेटिव पावर का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव पावर भी एब्जॉर्ब की जाती है। जब पावर नेगेटिव है ना, वो भी एब्जॉर्ब पावर ही कहलाती है। लेकिन ये पावर जो होती है ना, ये एब्जॉर्ब पावर, ये स्पेशली होती है बाय सोर्स। मतलब सोर्स से सप्लाई करता है, सोर्स से एब्जॉर्ब भी कर लेता है। यस, सोर्स की पावर सप्लाई भी कर सकता है, सोर्स की पावर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम करेक्ट है। सोर्स कैन एब्जॉर्ब एंड सोर्स कैन डिलीवर, दोनों चीजें। एब्जॉर्ब पावर बाय सोर्स, और ये किसके कारण होता है आपके पास? इंडक्टर एंड कैपेसिटर की फंक्शनलिटी के कारण। इंडक्टर एंड कैपेसिटर की फंक्शनलिटी के कारण क्या होता है? आपका सोर्स पावर को एब्जॉर्ब करता है और आपका जो सोर्स ही है वो डिलीवर भी करता है। आपके कुछ जो सर्किट्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके पावर को एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने भी है। क्या होता है यहाँ पे? सोर्स के थ्रू एब्जॉर्ब किसे कहती है? जो पावर होती है ना, वो ट्रांसफर कर दी जाती है वापस सोर्स को बाय द सर्किट। ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे मतलब है कि यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है? बैटरी लगा रखी है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बैटरी लगा रखी है। अभी दोनों अपोजिट हो गए, दिख रहा है कुछ? अपोजिट सी होगी बैटरी। तो मैं एक जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तुम्हारे को, समझना इसको। अपोजिट सी बैटरी हो गई, अपोजिट सी बैटरी हो गई ना, तो दोनों में से एक तो क्या करेगा? आपको डिलीवरी करेगा, और एक क्या करेगा? एब्जॉर्बिंग करेगा। अब कौन कैसे क्या करता है, ये धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। तो सर क्या एक
तीसरी आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए जो मुझसे आप लोग को मुझसे पूछना चाहिए, तो सर क्या एक ऐसी चीज हो सकती है कि एक सर्किट है, सर्किट के अंदर डिलीवरिंग ज्यादा हो जाए और रिसीविंग कम हो जाए, मतलब एब्जॉर्बनेस कम हो जाए। देखो दो वर्ड होता है, सप्लाई हो गई या डिलीवर करना, दोनों एक वर्ड। एब्जॉर्ब करना, कंजप्शन करना, ये एक वर्ड है। तो सर सप्लाई, सॉरी, डिलीवरिंग करना और एब्जॉर्बिंग करना, क्या ये दोनों का रेशियो इक्वल होता है या अलग अलग होता है? तो अब भी और आज के बाद कभी भी क्वेश्चन आ जाए या कुछ भी आ जाए, अगर एक सर्किट कंप्लीट है ना, बिल्कुल परफेक्ट सर्किट है, तो जितनी पावर उसमें से डिलीवर्ड हुई है ना, मतलब सोर्स जितनी पावर डिलीवर करता है, ऑब्वियसली बात है डिलीवर तो सोर्स ही करेगा, वो इक्वल होनी चाहिए एब्जॉर्ब के। इट मीन जो नेट पावर होती है ना, वो कितनी होनी चाहिए? जीरो। ये फैक्ट है, ये 100% सच है। अगर आपके पास अगर जीरो नहीं आ पा रहा है तो आपने क्वेश्चन में गलती करी है। यही आपका टेस्टिंग होता है हर क्वेश्चन का। जब अगर आपके पास डाउट हो ना, कोई पूछना चाहता है कुछ? सर पर ये तो आइडियल सर्किट के लिए हो गया ना, प्रैक्टिकल लाइफ में तो पॉसिबल चीज नहीं है ना कि जितनी नहीं, पावर डिलीवर हो उतनी एब्जॉर्ब हो रही है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम जब प्रैक्टिकल लाइफ लेके चलते हैं तो उसके अंदर भी हम कोशिश ये करते हैं कि उसको थोड़ा सा आइडल बिहेव करवाने लगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, उसका जवाब मैं अटक गया यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं ना, तो वहां पे हमारे ये सर्किट तो थोड़े अलग ही चलता है। अभी हम जितने भी लेके चलते हैं वो सब कुछ आइडल की बात लेके चलते हैं। आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो कि आपका आंसर सही है क्या, करंट वोल्टेज और कुछ भी है, तो आप उस क्वेश्चन के अंदर डिलीवरी पावर निकाल लो और एब्जॉर्ब पावर निकाल लो, दोनों को प्लस करके देख लो, जीरो आ जाना चाहिए आपका आंसर। अगर जीरो आ रहा है तो मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट है। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, आज तक किसी चीज थ्योरम्स हो गई या कुछ भी हो गई। ओके, सो इतनी चीज मेरे को समझानी थी, आगे चलूं? ये कुछ अगर किसी यस को सर। नोट डाउन करना है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सब चीजें लिखी भी है मैंने और करवाई भी है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो मैं बताया था बीच बीच में। ओके, अब क्या होता है, जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है ना, अब तुमको पता है इंस्टेंटेनियस पावर मतलब, सर उसमें टाइम आता है। अब टाइम अगर उसमें इंक्लूड है तो इट मीन देयर इज सम डिफिकल्टी इन मेजरमेंट। देखो होता तो है मेजरमेंट, लेकिन डिफिकल्टी रहती है। ओके, क्योंकि यार टाइम वेरी करता रहता है, टाइम वेरी करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो हमारे पास डिफिकल्टी आती ही है। तो व्हाट इज द प्रोसेस कि हमारे पास डिफिकल्टी ना मिले? सर इट मीन वी रिड्यूस द टाइम पीरियड एंड टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इन टाइम। इट मीन वी रिड्यूस टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड को रिड्यूस कर दें, reduce in time, then frequency increases in time. Yes, बिल्कुल सही है। आपका फॉर्मूला पता है ना आपको, टाइम वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर आपने टाइम पीरियड को कम कर दिया तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एक काम आपको यहाँ पे करना है, इतना टाइम पीरियड लग रहा है, अगर आप इसका टाइम पीरियड कम कर दोगे, ठीक है, ऐसे हो जाए। यही एक आपका आंसर है इसका। So instantaneous power is pretty difficult to measure. So we have another option. Yes, we have another option that we can average the power. We can average the power. मतलब टाइम पीरियड दे दिया तो इसका एवरेज ही कर दो ना, हमारे पास तो आंसर आ जाएगा। अगर उसका एवरेज कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं तो एवरेज पावर का मतलब क्या होता है? इट इज द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन अ टाइम पीरियड। दैट इज आंसर। व्हाट इज एवरेज पावर? If someone asks you what is average power is the sum of instantaneous power in a time period. ये लास्ट वाला लाइन याद रखना, टाइम पीरियड बहुत जरूरी है। अगर टाइम पीरियड नहीं बताया तुमने
दिक्कत आएगी। डेफिनेशन ये है। आप इसको सर्किट पे नहीं, आप इसको अगर है ना वो जो अपने कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स आते हैं ना अपने, जैसे अगर आप लोग थोड़े से ग्रेजुएशन में आ जाओगे या फिर कंपनीज के लिए आओगे, तो कंपनीज में अगर आपके पास ट्रेन, बोट, स्पीड एंड टाइम, अगर इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने लोगे तो ये कॉन्सेप्ट लगा देना, आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है। तो इसको कैपिटल पी से डिनोट कर देते हैं। ओके, अब अगर सर एवरेज करना है तो एवरेज तो सर बहुत सिंपल सा है। एवरेज का मतलब तो हम जानते थे। एवरेज का मतलब ऐसा नहीं होता है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 10, ये स्टूडेंट करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं। हमको क्या लेके चलना पड़ता है, हमको इंटीग्रेशन लेके चलना पड़ता है। अगर किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करना है तो उसका ये इंटीग्रेशन कर देना है। लिमिट भी लगा दी हमने, टाइम पीरियड कहाँ तक देना है हमको। ये लो हो गया हमारे पास, एवरेज हो गया। क्लियर है? अगर किसी को समझ में नहीं आता कि एवरेज है तो मैं उसको तोड़ के समझा सकता हूँ एवरेज क्या है। किसी को समझ में नहीं आता कि एवरेज कैसे है, तो देखो आपके पास लिमिट नहीं दे रखी हो ना, तो आपके पास ये बहुत सिंपल सी चीज है, 1/t इंटीग्रेशन टी। मतलब जितनी भी वैल्यूज है उसको इंटीग्रेशन करता हूँ, टी का मतलब कितना हो गया, जितनी वैल्यूज आ गई। तो ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा समझ के चलना, कोई स्पेशल चीज नहीं बता रहा मैं आपको। तो एवरेज पावर का मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर का ही क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया विथ यूजिंग दी लिमिट। लिमिट क्या है, टाइम पीरियड 0 से लेके t तक की वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ pt के साथ में अगर मैं पुरानी वैल्यू लिख देता हूं, तो गाइस मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं डायरेक्ट, उसको समझना कैसे क्या लिखा हो समझ में आ जाएगा तुम्हारे को। नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर रखा है, थोड़ी सी 2-3 डेरिवेशन की स्टेप्स है वो मैंने हटा दी। ओके, तो समझ में आ गया होगा अभी तक तो मैंने क्या किया। नहीं आया तो ठीक है, बताते हैं वापस। क्या क्या है मेरा, अरे नथिंग दैट, इसके अंदर मैंने वो पीछे जो मैंने इक्वेशंस लिखाई थी ना, जो स्टार्टिंग करी थी मैंने यहाँ पे लिखाई थी कि एक आपके पास ये वाली इक्वेशन होती है विच इज नोन एज कांस्टेंट वन एंड दिस इज माय कॉस आ गया, मैंने मिस्टेक कर दी क्या, यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस। ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या थी, साइनसॉइड फंक्शन वाली। तो एवरेज पावर के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, ये दो इक्वेशन आती है, एक तो कांस्टेंट वाली आती है और एक साइनसॉइड वाली आती है, और नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में भी आती है। तो हमारे पास अगर आप एक नॉर्मल सी चीज बताऊं मैं आपको, अगर साइनोसॉइड फंक्शन के अंदर अगर आपके पास साइनोसॉइड फंक्शन हो रहा है, यहां से लेके अगर आप इस वैल्यू की यहां तक अगर आप एवरेज निकालना चाहोगे, यहां से लेके और यहां तक का एवरेज निकालना चाहोगे, तो उसका एवरेज आएगा आपके पास 0। मानते हो ना, ये तो मानते होंगे। ये वैल्यू है तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है तो ये वैल्यू है, सब कुछ हो जाएगी, ये वैल्यू है ये वैल्यू है, सब कुछ आएगी। तो ये जो पूरा पर्टिकुलर फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 0। ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो आएगी मेरे पास वैल्यू 0। अब यहाँ पे तो मेरे पास कोई टाइम डिपेंडेंसी वैल्यू है नहीं, यहाँ पर टाइम डिपेंडेंसी वैल्यू है नहीं, तो क्या हो, यहाँ पे मेरे पास टाइम डिपेंडेंसी वाली वैल्यू तो है नहीं, तो अब मेरे पास कुल मिला के क्या हो जाएगा, मेरे पास ये वाला फंक्शन जो है क्या हो जाएगा मेरे पास, फाइनल। और उसमें भी अगर मैं टाइम की वैल्यू को यूनिट लेके चल लेता हूं, क्योंकि अगर मान लो मैंने यहाँ पे यूनिटी ले ली तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखो सुनना, सब समझना, मैं स्टेप्स कैसे हटा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैंने इसको इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, मतलब 1 का इंटीग्रेशन आपके पास t आ जाएगा कैपिटल में। अगर t आ गया तो ये t से t कट गया मेरे पास, तो फाइनल मेरे पास, फाइनल जो मेरे पास एवरेज पावर का एक्सप्रेशन आएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर रट लेना, P equals to half of Vm Im cos theta v
minus theta I. This is my final expressions of average power. अब यहाँ पे किसी को एक डाउट आता हो तो उसका डाउट भी क्लियर करता हूँ कि सर cos थीटा v माइनस थीटा I क्यों? देखो रूल तो यही कहता है, लेकिन अगर आप इसको cos थीटा I माइनस थीटा v भी लिख लोगे ना तो भी कोई गलत नहीं है, तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 या 1। आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए, cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, कोई चेंजेस नहीं होता। ओके, यहाँ तक समझ में आया? लूं? यस सर। आगे चल सकते, ओके ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वन, यही काम आएगा मेरे बार बार में, मैं एवरेज पावर बोलूंगा तो ये निकालना है आपको फॉर्मूला, तो अलग से स्टार मार्क करके रख लेना। ओके, एक थोड़ी सी इसी के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीज और समझानी है मुझे कि जो एक इंस्टेंटेनियस जो पावर होती है ना, वो हमेशा मुझे मिलेगी तो किस में मिलेगी, टाइम डोमेन में। लेकिन जो एवरेज पावर जो होती है ना, वो मेरे पास दोनों केस में मिल सकती है, टाइम डोमेन में भी निकाल सकता हूं मैं, या मैं उसको फेजर या फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी निकाल सकता हूं। टाइम डोमेन में भी निकाल सकता हूं और मैं उसको निकाल सकता हूं फेजर या फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी निकाल सकता हूं। जैसे कैसे, तो मुझे पता है वी टी और एक होता है आई टी, ये दोनों टाइम डोमेन में है, ये दोनों टाइम डोमेन में है, ये आप लोग को पता है। अब मैं इसको अगर फेजर डोमेन में चेंज करना चाहता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एम एंगल थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ, आई एम एंगल थीटा। थीटा वी बोल सकता हूँ, इसको थीटा आई बोल सकता हूँ। इसको बोलता हूं मैं क्या, वी, इसको बोलता हूं मैं आई। ये मेरा टाइम डोमेन होता है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी या फेजर डोमेन हो गया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसका एक तरीके से मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉरी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा बाद में, हाफ ऑफ वी आई, ठीक है, बताया था, कभी डिस्कस हुआ था क्या हमारी क्लास में अंदर, ये वाला फॉर्मूला डिस्कस हुआ था क्या, हाफ ऑफ वी आई वाला? डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मुझे, ये अभी अभी मैंने समझाया भी है, अगर नहीं भी हुआ तो। हाफ ऑफ वी आई समझ में नहीं आया तो देखो, वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, इनकी वैल्यू हटा दो, आपके पास ये क्या बच रहा है मेरे पास, यही तो बच रहा है मेरे पास आंसर, यही तो होता है हाफ ऑफ वी एम आई एम, या फिर मेरे पास हाफ वी आई कॉन्जुगेट। अभी कॉन्जुगेट क्यों लेके चल रहा हूँ, वो मैं आपको पूरी चीजें क्लेरिफिकेशन यहाँ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक आपके कुछ एक दो दिन के अंदर आपके पास एक वर्ड आएगा नया, कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर के अंदर मैं आपके कॉन्जुगेट को, कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो खत्म कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है हाफ ऑफ वी आई कॉन्जुगेट के अंदर, अगर आपको थोड़ा समझते हुए चलना है तो कैसे हो गया मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं लेके चलता हूँ तो हाफ ऑफ वी की वैल्यू क्या हो गई, वी एम, इसकी वैल्यू क्या हो गई, आई एम, और मेरे पास एंगल हो गया वी माइनस थीटा आई। मैं देखो, ये एक नॉर्म मेरे पास इसको मैंने इंसर्ट किया है, अगर यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ तो हाफ ऑफ वी एम थीटा बी, और मेरे पास थीटा आई मेरे पास लेके चलता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा और चेंज करता हूँ, थोड़ा और चेंज करता हूँ, तो मेरे पास बनता है cos थीटा बी माइनस थीटा आई प्लस जे साइन हाफ ऑफ जे थीटा बी माइनस थीटा आई।
मैंने इसको फॉर्म चेंज कर लिया। ऊपर वाले के पास किस में था, ऊपर वाला मेरे पास फेजर फॉर्म में था, मैंने इसको चेंज कर लिया इस वाली फॉर्म में। हाफ ऑफ cos माइनस थीटा i प्लस j sin थीटा b माइनस थीटा i। और थोड़ी सी अभी डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि मैंने अभी कॉम्प्लेक्स पावर नहीं समझा, लेकिन ये टॉपिक बीच में आया था तो मैं समझा। अगर मैं इसको और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास p आ गया हाफ ऑफ, अगर रियल वैल्यूज को मैं साइड कर लेता हूँ, इसकी रियल वैल्यूज को मैं साइड कर लेता हूँ, रियल वैल्यूज को मैं साइड कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस थीटा बी माइनस थीटा आई। कुल मिला के वापस मेरे पास वही आंसर आ गया। कुल मिला के मेरे पास वो का वही आंसर आ गया है। क्या समझा है मैंने ये समझा है कि इंस्टेंटेनियस पावर तो आपके पास टाइम डोमेन में ही होती है, लेकिन अगर मान लो मेरे को निकालना पड़ जाए एवरेज पावर, तो एवरेज पावर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस टाइम डोमेन को मेरे को फेजर डोमेन में चेंज किया। उस फेजर डोमेन में चेंज करने के बाद मैंने ये नॉर्मल से इक्वेशन लिखी, कॉन्जुगेट अभी यहाँ पे मैं यूज भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा आपको बाद में। ये पूरी वैल्यूज लिखी, इसके अंदर से ये इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के अंदर से मैंने इसकी रियल वैल्यूज निकाल ली। अब रियल वैल्यूज निकालने के बाद मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अगर मेरे पास अगर मेरे पास करंट वोल्टेज फेज में आई एंड वी आर इन फेज, अगर आई और वी फेज में, इसका मतलब क्या हो गया, आई और वी फेज में, इसका मतलब थीटा वी इक्वल्स टू थीटा आई। आई एंड वी are in phase, it means that both are in phase। अगर ये दोनों मेरे पास सेम होता है, सर फोन क्यों रखते हो आप इसका, सतीश जी ने आपके पास भिजवाएंगे। गुड मॉर्निंग सर, क्लास चल रही है ना सर। ओके, बोथ आर इन सेम फेज। अगर सेम फेज में हो गए तो मेरे पास इसके लास्ट की जो वैल्यूज हो गई वो कितनी आ गई, हाफ ऑफ वी एम आई एम। cos theta you can change, you can see that cos 0 1, cos 90 0। ये वैल्यूज को तो याद रख लेना, इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। हाफ ऑफ वी एम आई एम। अगर मैं इसको और चेंज करता हूं, अगर इस फॉर्मूले में मैं और चेंज करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हो, आई एम स्क्वायर डॉट आर भी कर सकते हो, रेजिस्टेंस आ गया क्योंकि आपके सेम फेस में है। और इसको मैं और चेंज कर सकता हूं तो हाफ ऑफ वी स्क्वायर एम अपॉन आर, ये भी मैं यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट, if both current and voltage are not in same phase, both are not in same phase, it means that theta v minus theta I can be something, theta v minus theta I equals to plus minus 90, it can be। So that time, in that particular time, my average power by using this formula, half of Vm Im cos, अगर 90 ले लो या माइनस 90 ले लो, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। दिस इज माय आंसर। मुझे यहां तक की चीजें बतानी थी। अब सर ये वाली चीज को आपने बताया तो इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, व्हाई यू टॉट अस। हमें तो अभी तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं, आप पढ़ा रहे थे, बस पढ़ रहे थे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चला कि क्यों पढ़ाया आपने इस चीजों को। आपको मैंने दो चीजें बोली कि यहाँ पे ये फेज में
अगर फेज में है तो आपकी एवरेज पावर क्या होगी? कुछ होगी। आपकी एवरेज पावर क्या होगी? कुछ होगी। और उसे क्या बोलेंगे हम? आपकी, अगर फेज में होता है तो उसका मतलब क्या होता है? आपका कौन सा सर्किट होता है? रेजिस्टिव सर्किट होता है। अगर फेज में है तो ओनली रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट हो गया तो आपके पास क्या हो गया? एवरेज पावर कुछ होगी और वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा पावर। सारी की सारी पावर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? सारी की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा बाय द लोड। लोड के रूप में वो क्या कर लेगा? सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। वो सोर्स को तो कुछ देगा ही नहीं। यहां मैंने क्या बोला? नॉट इन सेम फेज। नॉट इन सेम फेज, इट मीन दैट द सर्किट which we are using that has some pure reactive load. The circuit has some pure reactive load. Now, if circuit has some pure reactive load, it means here we are getting average power 0. So in this case, you can understand that in pure resistive circuit, we can have some power, which is average power, and in pure reactive circuit, it means inductor or capacitor, we would find average power equals to 0. एक नंबर का आंसर। लेकिन ये कम से कम भी नहीं तो 100 नंबर से ज्यादा का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो क्या करते हैं? सारी की सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ नो एब्जॉर्ब पावर। कुछ ये समझ में आई क्या? कुछ ये समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ओके। जिसको नोट डाउन करना है वो छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती है, छोटी छोटी चीजें होती है। जैसे मैंने ये क्या बोला? अगर फेज में है तो फेज का मतलब क्या है? आपका रेजिस्टिव सर्किट। अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे एवरेज पावर कुछ है। एवरेज पावर कुछ है मतलब वहां पे कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है? मैं बोलने में बोलता हूँ, वहां पे लिखने में नहीं होता है। तो नोट्स के ऊपर कोई डिपेंडेंसी कर रखा है तो नोट्स का मतलब सिर्फ होता है लिखी हुई चीजें। वो किताबों में मिल जाएगी आपको। मैं आपकी मैक्सिमम एक बुक को मैक्सिमम फॉलो कर रहा हूँ, वो आपकी साड़ी की बुक है। और दूसरी वाली वाली है। और एक और बुक है, वो है आपकी डेविड मिलर की। मैं कम से कम 3-4 बुक से रेफर करता हूँ चीजें, तब जाके मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं नोट्स में लिखता हूँ, नोट्स में एक बुक का आपको डेटा मिल सकता है। लेकिन जब मैं बोलने में लगता हूँ तो बोलने में आपको कम से कम भी नहीं तो मैं 4 बुक्स का डेटा को वेरीफाई करके और तब जाके चीजें बोल रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। आगे चले, न्यूमेरिकल सॉल्व करें इसके। यस नो? 37 स्टूडेंट्स रहने यस लग सर। गए। मतलब स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई कि मतलब, अरे अभी बहुत सारा सिलेबस बचा है स्टूडेंट्स। अभी ऐसे बीच रास्ते में क्लास मत छोड़ो तुम लोग। नोट तुम्हारा होगा। अभी सर्किट एनालिसिस बहुत बड़ा है। तुम्हारा जो न्यू स्कीम आई है ना, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग थर्ड सेम में एक आपके CA1 होता था पहले, और फोर्थ सेम में आपके पास CA2 होता था। इन दोनों को मर्ज करके आपको ECA दे दिया है। मैं कोई सा भी टॉपिक छोड़ नहीं सकता हूँ। आपको ये थर्ड सेम में पढ़ना है पूरा, और सेम वही क्लासेस के अंदर। तुम सोचो सिलेबस बनाने वाले ने कैसे क्या सिलेबस बनाया है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मैं तो ऐसा हवा में निकाल सकता हूँ। तीन दिन की बात है, 3 दिन के बाद मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम्हारी दिवाली मनाना आराम से। लेकिन 3 दिन तो मैं सर्किट क्लास के लिए भयंकर डिस्टर्ब करने वाला हूँ तुम्हारे को। नेट खत्म हो रहा है तो पापा मम्मी का नेट ले लेना, बोरो कर लेना, भैया का ले लेना, दीदी का ले लेना। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं डायरेक्ट आपको हाई लेवल पे समझा दूं क्वेश्चन। VT दे रखा है आपको 330 cos 10t प्लस 20 डिग्री, और IT दे रखा है आपको 33
साइन 10t प्लस 60 डिग्री, और ये आपके पास एम्पियर में रहेगा। क्या कैलकुलेट करना है? वो कैलकुलेट करना है मुझे, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है पहली चीज, एवरेज पावर निकालनी है दूसरी चीज, बस। फिलहाल का सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले एक चीज याद रखना, आप सॉल्व करने लग जाओगे लेकिन आपके पास क्या कोस और एक पे साइन आता है, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यू कैन डू मेनी थिंग्स, बट प्रॉब्लम इज दैट आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट ही कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो आप कोस के अंदर, इसको कन्वर्ट कर लो कॉस के अंदर, तो कॉस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आप मुझे आंसर बताइए इसे कितना आएगा। गलत ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, 10 तो आएगा ही -30। आएगा। वाओ, दैट्स गुड, वेरी क्विक। अब बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, कैसे आ गया ये वाली वैल्यू की आंसर आ गया 10t-30, दैट्स वेरी गुड। वीटी और आईटी, तो अब मेरे पास सिंपल चीजें हैं, मैंने बताया था पीटी इक्वल्स टू वीटी और आईटी को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो ये तो आ गया मेरे पास, वीटी कितना है मेरे पास 330, और ये भी कितना है 33, और कॉस में ऊपर है मेरे पास 10t प्लस 20, और ये मल्टीप्लाई होगा कॉस 10t माइनस 30। अब ये भी समझा था कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ पीटी की। तो पीटी की वैल्यू जो मेरे पास आने चाहिए वो है मेरे पास 3.5 plus 5445 cos 20t माइनस 10। देखो एक्चुअल आंसर में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसके अंदर थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, तो आप लोग एक बार सॉल्व करके देखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आग बंदे पे भरोसा कर लो। कैलकुलेटर आपके पास है और आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, प्लस माइनस आपको करना आना चाहिए, सॉल्व कर लेना, आंसर आपके पास ये आएगा। ओके, तो अब एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? तो मैंने अब आपको समझाया था यार, एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला कैपिटल P हाफ ऑफ Vm Im कॉस में थीटा V माइनस थीटा I, यही तो रखा है 30.30 कॉस के अंदर थीटा V कितना है मेरे पास 20, और ये कितना है मेरे पास माइनस माइनस 30, दैट इज माई आंसर। आंसर कितना आ रहा है 3.5 किलो वॉट। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? रखो, क्लियर है एकदम? Yes. Yes, sir. दो नंबर का क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, वो भी ऐसा छोटा सा ही है, छोटे से क्वेश्चन को तो हमको इतना टाइम लगता है तो मैं सारी समझा सकता हूँ एक बार। एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें करंट दे रखा है आपको, -30, नहीं माइनस नहीं है प्लस, आई की वैल्यू दे रखी है, एवरेज पावर डिलीवर टू इम्पीडेंस, करंट फ्लो थ्रू एन इम्पीडेंस, ठीक है, आई दे रखा है और जेड दे रखा है, जेड की वैल्यू दे रखी है 40 माइनस 22, और ये ओम में वैल्यू दे रखी है, ठीक है। निकालना क्या है मुझे? बहुत सिंपल चीज है, क्या निकाल सकता हूँ मैं? मुझे निकालना है एवरेज पावर। अरे यार बहुत सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो तुम तो, Vm डॉट आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो। हाफ ऑफ Vm पता है क्या मुझे? Vm नहीं पता मुझे, तो Vm निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? Z अपॉन आई, ये तो है V इक्वल्स टू आई आर, हाँ ठीक है, आई हो गया, तो यार Z 22 33, ये तो कर सकते हैं, फॉर एप्पल बी फॉर बॉय हो गया, तो तुम्हारे लिए यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास Vm की वैल्यू आ रही है लगभग 1320, और Im की वैल्यू आ रही है कितनी थी? Im की वैल्यू तो मेरे पास 33, कॉस के अंदर थीटा V, जो V की जो एंगल आ रहा था ना मेरे पास, V का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है लगभग प्लस का 8,
और माइनस के अंदर आई, तो ये हो गया 30। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है ये। किसी को पूछना है कि इसमें ये 8 कहां से आ गया, 30 कहां से आ गया, तो पूछ सकता है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन सही है, क्योंकि मैं आगे चलना चाहता हूँ, मैं बहुत आगे तक बढ़ना है मेरे क्वेश्चन में, तो मेरे को छोटे छोटे क्वेश्चन भी समझाने पड़ेंगे तुम्हारे को। सर वो I इंटू जेड होगा ना? हाँ बिल्कुल सही, मैंने गलती कर दी। बी इक्वल टू होता आई आर, तो ये हो गया बी इक्वल टू आई जेड, मैंने ही गलती करी है, देख लेना एक बार। आई आर ही होता है, सही है, मैंने गलती कर दी थी इसलिए, क्योंकि सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ से सॉल्व कर लेना, वैसे आंसर तो मैं ही लिख देता हूँ, आपका आंसर ही आ रहा है आपका बी की वैल्यू में। कई बार इतने पास से लिखते हैं कि हो जाती है मिस्टेक। ऑलराइट, हो गया। अब एक क्वेश्चन में और समझाना चाहता हूँ आज के लिए, वो इनफ रहेगा। इसमें दिक्कत है, क्वेश्चन वो थोड़ा बड़ा है, एक कौन सा भी चलेंगे। कंटिन्यू करूँ? यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन को समझना, जो मैं करवाने वाला हूँ ना, इस क्वेश्चन को समझना। ये वाला क्वेश्चन आपके है ना आ सकता है यूनिट में, मतलब मेन एग्जाम जब भी होगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन आके आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन तो आने के चांसेस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो आपके है ना छोटे छोटे असाइनमेंट्स तो आगे तो आपके पास ठीक है। हर एक चीज को समझना इस क्वेश्चन के अंदर। मैं क्लास से 10 बार लेफ्ट हो चुकी हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा, आवाज भी सही से आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर। नो सर ठीक। विनिशा, विनिशा आज आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, आपके नेटवर्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि तुम लोग इस क्वेश्चन को ना साथ साथ सॉल्व करते हुए कोशिश करना चलेंगे, क्योंकि इसके बाद तो मेरे को लगता है फिर नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा इस मैक्सिमम एवरेज पावर है, वो मैं आपको कल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। इस क्वेश्चन को तो आज कराएंगे। डिटरमाइन एवरेज पावर, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़े बिना समझ में नहीं आता मालूम क्या करना है आपको। डिटरमाइन द एवरेज पावर जनरेटेड बाय ईच सोर्स and the average power absorbed by each passive element in the circuit। इस क्वेश्चन को मैं स्टॉप करूंगा, तो आप लोग नोट डाउन कर लो इसको, और अपने पास जो सर्किट है वो ये है। एक क्वेश्चन आपके आने वाले कम से कम 3 दिन की क्लास के लिए बहुत, ये ग्राउंड वो है एक तरीके से, रूट से ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रूट है, इसको समझना अच्छे से समझना, नहीं समझ में आएगा तो वापस बताऊंगा। 4 एंगल 0, this is 60 angle 34, and this is 20 and J10, J10 ohm, or this is minus J5 ohm. This is J1 J10. Okay. Now सब फोकस करो इधर जो मैं बोल रहा हूँ चीजों को। Now focus on my words that first one, read the question. Determine average power generated by each source. ऑब्वियसली बात है, जब पावर जनरेट करेगा कौन करेगा, सोर्स ही तो करेगा, कोई रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तो नहीं करेंगे ना। तो सोर्स कितने हैं पहले नजर डालो, 2 सोर्स है सर, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, दोनों सोर्स से पावर जनरेट होगी, ठीक है, ये मेरे वर्ड्स सुनते चलना। एंड द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय ईच पैसिव एलिमेंट,
एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय ईच पैसिव एलिमेंट। सबसे पहली बात तो एक और चीज, अगर यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट बोलता ना तो हमारे को सारे एलिमेंट देखने होते हैं, लेकिन इसने बोला ईच पैसिव एलिमेंट। तो मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग जीरो क्लास में समझाया था पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं, व्हाट आर दी पैसिव एलिमेंट्स, व्हाट आर दी पैसिव एलिमेंट्स। यहाँ पे कौन से पैसिव एलिमेंट्स है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। इंडक्टर, बिल्कुल सही। आई एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, मैं एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, दैट्स गुड। सो ईच पैसिव एलिमेंट मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इनके अंदर कितनी पावर एब्जॉर्ब करी गई है ये मुझे बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इसको। किस तरीके से हमें क्या करना है? सबसे पहले बोला है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वही करेंगे हम। तो कोई रूल नहीं लगा, कोई कुछ नहीं करना, मैंने बेसिक्स चलानी है हमारे को, कोई थ्योरम व्योरम कुछ लगा नहीं, बेसिक्स बेसिक्स लगाते हैं। तो ठीक है, बेसिक्स क्या लगाते हैं हम, डिटरमाइन एवरेज पावर जनरेटेड बाय द ईच सोर्स। अगर ऐसे हमारे को सॉल्व करना है तो हमें पता है हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो लूप है आपके पास, आपके पास दो लूप्स हैं। तो दो लूप से तो हम दो लूप्स को कम बात करते हैं। तो देखो मैं एक और चीज लिख रहा हूँ, मैं हर एक सोर्स को है ना, हर एक जो एलिमेंट है ना उसको एक नाम दे रहा हूँ, एक दो तीन चार और पांच, मतलब मैं इनको नाम दे रहा हूँ। ये नाम क्यों दिया मैंने वो बाद में बताऊंगा। ऐसे नाम दे दिया मैंने, मेरी इच्छा हुई थी बस नाम दे दिया, क्योंकि मेरे को बाद में क्या धीरे धीरे चीजें करने के लिए मेरे को दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सबके अलग अलग पावर निकालनी है तो इसको नाम में दे दिया। तो सबसे पहले मुझे पता है कि पावर निकालने के लिए मुझे इस सर्किट में दो चीज चाहिए होती है। एक तो होती है मेरे पास पावर के लिए वोल्टेज और एक होती है करंट। ये दोनों मुझे हर सर्किट के लिए चाहिए। अगर मेरे पास वोल्टेज सोर्स है तो वहां भी मुझे करंट पता चल गई तो मेरे पास उसकी पावर निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास करंट सोर्स है, अगर मुझे उसकी वोल्टेज पता चल गई तो भी मैं क्या निकाल सकता हूँ, पावर निकाल सकता हूँ। अगर रेजिस्टेंस है तो मेरे को वोल्टेज और करंट निकाल दूंगा तो भी मैं क्या निकाल सकता हूँ वहां से उसकी पावर। अगर इंडक्टेंस है तो भी निकाल सकता हूँ, कैपेसिटेंस है तो भी निकाल सकता हूँ। बढ़िया सर। तो कुल मिला के मुझे पावर निकालनी है तो मुझे वोल्टेज सोर्स हुआ तो भी मुझे करंट चाहिए, करंट सोर्स हुआ तो मुझे वोल्टेज चाहिए, रेजिस्टेंस हुआ तो वोल्टेज और करंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो टारगेट यहां तक चल रहा है हमारे को, तो ये चीजों को तो माइंड में रखना ही पड़ेगा। यू नीड टू फोकस दीज थिंग, दैट ये करना है हमारे को। तो अब आ जाओ यहाँ पर हमारे पास। तो अब मैं तो सबसे पहले कुल मिला के दो सोर्स है, दो सोर्स को काम करना है मुझे, एक ये सोर्स रहा, एक ये सोर्स रहा, एक ये सोर्स और एक ये सोर्स। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सॉल्व करना है मुझे। कैसे सॉल्व करूँ, कोई बता सकता है क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू यार? तो सुपरपोजिशन लगा दो, उससे अलग अलग वोल्टेज सोर्स की करंट निकल जाएगी। बिल्कुल सही है, सुपर पोजिशन निकाल दूंगा, अलग अलग करंट निकल सकती है मेरे पास। और कुछ इसके अलावा कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं? वैसे तो नोडल भी लगा सकते जैसे नोडल भी लगा सकते हैं। अब नोडल भी लगा सकते हैं, तो नोडल तो हम वहां भी लगा सकते हैं ना जहाँ पे हमारा करंट सोर्स, करंट ज्यादा हुआ हमारे पास, नोडल वहां लगाना चाहिए। ये भी आप भूल गए थोड़ा सा। मेरे पास एक ऑप्शन आता है और अब मैं हैं। इसको यूज मैश। करूँ, क्योंकि यहाँ पे लूप्स है मेरे पास I2 और I1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, लूप वन, एक मैंने मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक ये कर दी है मैंने कि मैंने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स बना दिया, ये करंट सोर्स है, दिस इज माय करंट सोर्स। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। लूप वन से मेरे पास I1 कितना आ रहा है, 4 ∠0। और लूप टू से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आ जाओ यार, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, समझा चुका हूं। J10 I2 माइनस I1 प्लस माइनस J5 डॉट I2 प्लस 60 ∠30 इक्वल्स टू 0। यहां से I2 कितना आ रहा है मेरे पास, I2 इज अराउंड 10.58 एंगल 17.91 एम्पियर। दिस इज एम्पियर। क्लियर? वो मैंने करंट सोर्स नहीं बनाया, जैसा सोचा आप लोग भी लगे होंगे क्या लगाना चाहिए क्या नहीं। मैंने हमारा क्वेश्चन खुद बताया था कि हमारे को क्या लगाना चाहिए। रजत अपना माइक बंद करो। ओके, नेक्स्ट अब हमारे को क्या करना है, अब यहां से हमारे को
कुल मिला के चीजें निकालनी है खूब सारी। तो इस क्वेश्चन में और आगे तक हम जाने से पहले पहले कुछ चीजें और निकाल लेते हैं। कुछ चीजें और कैसे निकालें, क्या करें? हमको एक एक सोर्स हमारा क्या निकालना है, कोई बात नहीं रजत, हो जाता है, इट्स ओके। हमको क्या करना होता है, एक एक सोर्स का हमारे को क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। तो मेरे को एवरेज पावर निकालता हूं मैं, किसके लिए एवरेज पावर निकाल दूं मैं, इसके लिए, इस सोर्स के लिए एवरेज पावर निकाल देता हूं मैं, इस सोर्स के लिए मैं एवरेज पावर निकालता हूं। तो यहां से मैं अगर इसकी एवरेज पावर निकालूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला जो बनता है वो निकलेगा हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, क्योंकि मेरे को क्या कह रखा है, ई सोर्स, ई सोर्स है तो देखो निकाल देता हूं मैं एवरेज पावर। तो हाफ ऑफ वी कितना है, वी पता है क्या मुझे, यहाँ पे वी पता है क्या, को बता सकता है कि वी कितनी है मेरे पास? क्या एनीवन? 80। 80? नहीं, 80 नहीं है, 80 नहीं है। आप लोग क्या, मैं सब कुछ चीजें एकदम से रख नहीं रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाने के लिए बोल रहा हूँ। 80 नहीं आएगा। ओके, यू आर गेटिंग माई वॉइस और नॉट? यू आर गेटिंग? या तो 67, नहीं 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 नहीं, वोल्टेज, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सर इंडक्टर में काउंट होएगा ना? इंडक्टर भी तो काउंट होगा ना। ओके, और इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा थोड़ा सा और दिमाग लगाइए और कोशिश करिए थोड़ी सी, थोड़ा और दिमाग लगाइए। मैं आपको यहाँ तक पहुंच गया। एवरेज पावर निकालनी है मुझे करंट के लिए भी और एवरेज पावर निकालनी है मुझे उस सोर्स के लिए भी। तो अब यहाँ थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा हमको, थोड़ा तो काम करना ही पड़ेगा जिससे हमें कुछ समझ में आए चीजें। चलो एक चीज, सर वी थोड़ा सा, इक्वल टू आई आर नहीं ले सकते? नहीं, वी इक्वल टू आई आर नहीं ले सकते क्योंकि एवरेज पावर निकालनी है यहाँ पे नहीं। अब देखो चीज समझना, मैं दोनों के स्टेप्स लेके चल रहा हूँ। ये मैंने निकाल लिया, ये मैंने करंट निकाल ली इस लूप के अंदर, क्योंकि मैं पहले करंट भी निकाल सकता हूँ लेकिन करंट से पहले मेरे को इजी होगा वोल्टेज के लिए निकालना। फॉर वोल्टेज सोर्स, फिर ऐसा क्यों, वो देखना भी, मेरे पास वोल्टेज सोर्स के लिए पावर निकालना बहुत इजी होगा। वोल्टेज सोर्स के लिए मेरे पास एवरेज पावर निकालना इजी होगा। वो क्यों, वो देखो, वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज कितनी है, स्पीक अप, वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज कितनी है, 60, 60 आईएम कितना है वोल्टेज सोर्स के लिए, 10.5। यस एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को इस वोल्टेज सोर्स की तो आपकी कोई नेट की कनेक्टिविटी हो रही है या दिक्कत आ रही है बताइए? सही चल रहा है सर। सही चल रहा है ना, ठीक है। फोकस करिएगा, यहाँ पे आईएम है, आईएम मतलब क्या है, इस वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस वोल्टेज सोर्स की, इस वोल्टेज सोर्स पर करंट कितना फ्लो हो रहा है मेरे पास, I2, I2 मेरे पास फ्लो हो रहा है। अब अगर I2 फ्लो हो रहा है तो I2 मेरे पास कितना है, निकाला मैंने 10.58, और कॉस के अंदर एंगल देख लो, अब वोल्टेज के एंगल कितना है मेरे पास 30, और करंट में एंगल कितना है -17.91। मेरे पास टोटल में सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है मैं वो लिख रहा हूं, वो आ रहा है मेरे पास 207.8 वॉट। किसी को नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना, क्योंकि मैं अभी सेम चीज में समझाने वाला हूं। सेम चीज में समझाने वाला हूं आपके करंट सोर्स के लिए। अब देखो, करंट सोर्स है तो करंट सोर्स का मतलब क्या हो गया, मेरे पास इसके अक्रॉस क्या होनी चाहिए, वोल्टेज। करंट सोर्स मतलब ये रहा, और इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज होनी चाहिए।
बस कुल मिला के काम मेरे पास ये। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे पास वोल्टेज कैसे पता चलेगी। वोल्टेज कैसे पता चलेगी, तो समझ सकते हो? कोई बता सकता है इसका आंसर कैसे निकल सकता है? मेरे को तो दिख रहा है कैसे आंसर निकल सकता है इसका। कोई बता सकता है इसके अंदर आंसर कैसे निकल जाएगा? चलो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसमें दिमाग मत लगाओ, मैं बताता हूँ तुम्हारे को। इसको मैंने बोल लिया V4, इसके अक्रॉस वोल्टेज को। तो मैं इस वाले लूप में एक बार केवीएल लगाता हूं फॉर करंट सोर्स। अब मैं करंट सोर्स की एवरेज पावर निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले लूप के अंदर मुझे पता है करंट तो कितनी है मेरे पास, आई एम जिसको बोल सकता हूं मैं, आई एम बोल लू या I1 बोल लू, वो तो है मेरे पास 4 ∠0। अब मुझे वीएम निकालना, तो वीएम के लिए पहले मैं एक बार केवीएल निकाल देता हूँ। केवीएल बहुत सिंपल सा तरीका, यहां से स्टार्ट करता हूं, तो ये प्लस मान लिया, ये माइनस मान लिया, तो माइनस का मेरे पास क्या हो गया, V1, V1 नहीं V4, माइनस का V4 प्लस का 20 I1 प्लस का J10 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। किसी को समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया? बहुत सही चीज है अगर ये समझ में आ गया तो। यहां से मैं V4 ले लूं, या उसको मैं बोल सकता हूं VM, करंट सोर्स के अक्रॉस को बोल सकता हूं मैं VM। उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 184.91 एंगल 184.984 6.21। All right, you have VM, you have IM. So now VM, IM cos theta B minus theta I. Half of VM मतलब 184.984 IM, that is 4, cos की वैल्यू लिखोगे थीटा B 6.21 माइनस 0, एंड आपका कुल मिला के जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 367.8। 367.8। बट ये आंसर आएगा माइनस में, और ये आंसर आ रहा है आपका प्लस में। अब यहाँ बहुत मस्त चीज है, यही कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारे को सर्किट एनालिसिस में चीज सिखाएगा। ये माइनस, सॉरी, ये प्लस में पावर आ रही है, ये माइनस में आ रही है। ठीक है, अभी नोट डाउन करो। सर पर इन दोनों का सम 0 तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो मैंने तो ये बोला ही नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं है, मैंने दूसरी चीज बोली है, आपने गलत चीज सुनने की। हाँ सर, सोर्सेस का प्लस जो कंज्यूम करे उनका सम। हाँ सर। हाँ, दोनों तीनों सबका कौन, तीनों का सबको सबका हम करेंगे ना सम, वो 0 आएगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा एक स्टेप आगे चल रहे हैं, लेकिन अच्छा भी है। मुझे यह समझाना है, ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, इनका मतलब क्या है? अगर किसी में है थोड़ी स्मार्टनेस, किसी ने को पढ़ लिया है, तो समझा सकते हो कि ये सोर्स प्लस में आ रहा है तो ये क्या कह रहा है, और ये माइनस में आ रहा है तो ये क्या कह रहा है। तो मेरे पास जगह नहीं है कुछ, जगह तो क्या मेरे को बनानी पड़ेगी, जगह तो नहीं। तो सर जो आपने कंसेप्ट समझाया था ना, 2 सेल अगर उल्टे जोड़ रखे हो तो, वही वाला, वो वाला कंसेप्ट है यहाँ पर। और वो जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, एक जना एब्जॉर्ब कर रहा है जो वोल्टेज सोर्स है। बिल्कुल सही। पीवी की बात कर रहा हूँ तो माइनस प्लस का 207.8, और पी आई अभी समझ लेना। देखो, पीवी मतलब वोल्टेज सोर्स की पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर बोल दिया, और करंट सोर्स की एवरेज पावर हो गई, कितनी हो गई माइनस का 367.8। बहुत ही सही कॉन्सेप्ट वापस समझाने वाला हूँ, समझा चुका हूँ। अरे क्या मैंने ड्रॉप कर दिया, सर्किट वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझा दो, फिर सर्किट ड्रॉ कर लूंगा। Okay, now you can see here
one impedance I have, a voltage source is here, and from here, यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज सोर्स से करंट आपके प्लस की तरफ सीधा जा रहा है, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज सोर्स में करंट जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो पावर होती है वो होती है VI, और यहाँ पे जो पावर होती है वो हमेशा प्लस में होती है। तो इस वाले केस के अंदर हमेशा क्या करते हैं, इस वाले केस के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास सोर्स होता है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है पावर को। Okay, am I audible? क्लास आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Okay. Okay, now look at the screen. This is passive convention. ये मैंने passive sign convention मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था उसके कॉन्सेप्ट से। और यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज सोर्स के अंदर जा रही है, वापस अंदर जा रही है, तो यहाँ पे जो पावर होगी वो होगी नेगेटिव वाली, इसके अंदर क्या होगी, नेगेटिव वाली, और इसमें क्या करेगा, ये जो सोर्स होता है वो क्या करता है, आपका सप्लाई करता है। ये हो गया आपका एब्जॉर्ब पावर, ये हो गया आपका सप्लाई पावर। तो इसका मतलब अगर आपके पास पावर प्लस में आ रही है तो जो आपका पीवी मतलब जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या कर रहा है, आपका पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड जो आपका नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला मतलब क्या है, करंट सोर्स, नेगेटिव वाला आपका करंट सोर्स है, वो क्या कर रहा है, आपका पावर को सप्लाई कर रहा है। किसी को चीजें समझ में आई क्या? सर आपने उल्टे लगा दिया एरो, क्रॉस में लगाओ। हाँ तो उल्टा लगा मैंने। सर जो करंट सोर्स है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और जो वोल्टेज है वो सप्लाई कर रहा करंट सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है, मैंने उल्टा सा लगा दिया। है। सर यहाँ करंट पे सोर्स, नीचे करंट सोर्स से तो आपके पास माइनस आ रहा है, तो माइनस पीवी मतलब क्या कर रहा है, गलत सप्लाई है। कर रहा है। सर नीचे पीवी और पीआई है। अरे ये तो पीवी है, पीवी वोल्टेज सोर्स, और ये पीआई है करंट सोर्स। करंट सोर्स ही तो आपका सप्लाई कर रहा है, तो ये करंट सोर्स आपका नेगेटिव आएगा, और ये वोल्टेज सोर्स ये आपका क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है 207.8। क्लियर है, ये डाउट है इसमें? यस और नो प्लीज क्लास। सर मैं लिखती हूँ फिर वापस। Yes, sir. ठीक है, आप लिख के बताइए, जो भी बताना है आपको आप लिख के बताइए। एक मिनट, मेरे को एक चीज और वेरीफाई करनी थी, है ना, लाइन पर रहिए, आप लिखी भी, मेरे को एक चीज और वेरीफाई करनी है।
कैसे चल रही है अभी? या okay, if things are clear, then again come to the point. Then this concept is your passive sign convention. I have taught you in your 0th class. You can see, and right now what you need to learn here, you need to learn here that if any source is having positive power, then it is absorbing power. If any source is negative power, if any source is considered negative sign, then it means that it is supplying power to the circuit. You need to focus these 2 points. You need to focus these 2 points. You need to focus these 2 points. ओके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं मैं, थोड़ी देर रुकिए बस 5 मिनट और। सो अब चीजें आपके पास क्लियर हो चुकी है। अब मैं इसको एक बार सर्किट को वापस बना देता हूं। This is J10, this is J5, and this is 20 ohm, and this is 4 angle 0. And I wrote some marking here. This is P1, this is P2, and I think that that one was P3, P4, P3, P4, sorry 4. So power मतलब 1, 2, 3, and 5. Okay, now what we need to do, we have calculated 2 things. Determine average power generated by the E source. हमने ये निकाल चुके हैं. We have calculated this. Now what we are going to do, the average power absorbed by each passive element. तो पहला पैसिव एलिमेंट कौन सा है? 2, जिसके अंदर क्या निकालना है? पावर निकालना है। पावर निकालना है तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सर 420 ओम सोर्स पावर निकालने के लिए हमको 2 चीज चाहिए होती है सर। एक तो चाहिए होता है वोल्टेज और एक चाहिए होता है करंट। क्या इसके पास वोल्टेज है क्या? सर इसके पास वोल्टेज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन करंट का जरूर पता है मुझे। इसका करंट कितनी है मेरे पास? 4 एंगल 0 है। तो सर वोल्टेज निकाल सकते हैं ना हम? वोल्टेज निकाल सकते हैं आई आर से करके। आई कितना है सर? 4 एंगल 0, और रेजिस्टेंस कितना है सर इसका? 20, तो ये हो गया 80 एंगल 0। तो सर यहाँ से इसकी हम पावर निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सी पावर निकालनी है हमारे को, वो कंसिडर करता है मेन पॉइंट, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था, हाफ ऑफ वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। हाफ ऑफ वी एम कहाँ है? ये 80, आई एम कहाँ है? 4 कॉस वी एम कितना है? 0, ये भी कितना है? 0, तो 0 माइनस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 160। क्लियर है? एवरेज पावर ऑफ P2, एक तो ये निकल गया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है मेरे पास? इंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर मान लो, कोर्स क्या आ रहा है मेरे पास? 3 नंबर का मानते हैं मैं। ओके 3 नंबर का है, तो 3 नंबर की भी मेरे पास चीजें बहुत सिंपल सी है। आपको लूप करंट पता होनी चाहिए। यू नीड टू कैलकुलेट लूप करंट। ये था मेरे पास I2, ये था मेरे पास I1। अब 3 नंबर की बात कर रहे हैं। 3 नंबर का मतलब यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज निकालनी है। उसको मैं V इसको क्या बोलूं मैं? V10 बोल देता हूँ इसको। तो मैं बात कर रहा हूँ एवरेज पावर ऑफ P3 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, वो की इंडक्टेंस है मेरा J10 वाला। तो J10 है, तो मतलब मेरे पास इसके पास 2 चीजें पता होनी चाहिए मेरे को। एक तो V पता होना चाहिए और एक I पता होना चाहिए। क्या V पता है मेरे पास? सर V तो नहीं पता, कोई बात नहीं। I पता है? I पता है सर। I हो गया इसका I1 माइनस I2, इसका I1 माइनस I2, इसका मेरे को पता है कि I1 माइनस I2 होगा। तो यार I1 भी पता है, I2 भी पता है, तो मेरे पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू में लिख देता हूँ आपके पास, दैट इज 10.58 एंगल 79.1। सर अब मुझे I भी पता है और V पता है, तो V तो निकाल सकता हूँ ना मैं। V क्या होता है सर? V इक्वल्स टू क्या होता है? I डॉट Z होता है। तो
आई तो मेरे को पता है 10.58, 79.1, एंगल में z तो समय को दे रखा है ना, जेट है। तो इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 10.58 एंगल एक सेकंड रुकिए, इसका आंसर आएगा 79.1 प्लस 90, ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका। चेक करना इसका आंसर इतना आएगा लगभग, इसका चेक कर लेना। सो यहाँ से मुझे P3 निकालना, P3 के लिए हाफ ऑफ VM IM cos थीटा V माइनस थीटा I। ये मेरे पास VM की वैल्यू हो गई, ये IM की वैल्यू हो गई, एंगल आप निकाल सकते हो। तो P3 की वैल्यू आ रही है मेरे पास लगभग 0, P3 की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है। और वैसे के वैसे सिमिलरली अगर मैं एवरेज पावर ऑफ P4 जो कि क्या है J5 वाला माइनस J5, जिसके अंदर करंट मुझे पता है IM इक्वल्स टू I2 होगा, और VM निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो हो गया I2 मल्टीप्लाई विथ माइनस J5। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, VM का 52.9, 79.1 माइनस 90। सो कुल मिला के मेरे पास एवरेज वैल्यू ऑफ P4 वो भी मेरे पास 0 आएगी यहाँ पे। तो मैंने टोटल सारे एलिमेंट का सब कुछ निकाल लिया, मैंने सब एलिमेंट की मैंने एवरेज पावर निकाल ली। अब मुझे टेस्टिंग करनी है, मुझे टेस्टिंग करनी है कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं है। सो टेस्टिंग करने के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इक्वल टू 0 रख के देख लेना, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। ये तो P1 हो गया, P1 कौन सा था, करंट सोर्स वाला P1, ठीक है। 20 का कितना आ रहा था 160 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 207.8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा लगभग आंसर। कुछ 19-20 में अगर कुछ हो रहा होगा तो हमारे यहाँ कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत रही है। तो अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, मेरे पावर कंजर्व्ड, पावर इज कंजर्व्ड, या फिर लो आ गया, फिजिक्स लो आ गया, पावर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली कैन बी कंजर्व्ड। ऑलराइट, ये क्वेश्चन समझ में आया या आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सर रेड पेन है क्या, रेड? चलो मैं अटेंडेंस ऑफ लगा दूंगा इसमें, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। Sir, side please. या श्योर।